मान लो आप रास्ते पे चलते हो और चलते चलते आपकी किसी से टक्कर हो जाती है, तो वो बंदा जैसे ही आपको देखता है बोलता है यार मैंने तेरे को कहीं देखा है, कहीं ना कहीं तो तेरे को देख रखा है, जबकि उसने आपको नहीं, आपके जैसे ही किसी बंदे को देखा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे ही साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार ये जो ब्यूटेन है, ब्यूटेन जैसा दो बंदा है, हम शकल, ब्यूटेन का हम शकल। देखो ध्यान से देखो, एक ये जो फॉर्मूला है अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है? ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है। तो देखो क्या इसमें चार कार्बन है, एक दो तीन चार कार्बन, हाँ, तो C4, और हाइड्रोजन कितने हैं? तीन, तीन छह सात आठ नौ 10, तो C4H10, और C4H10 तो ब्यूटेन ही होता है। अच्छा अब इसको चेक करो, तो इसको चेक करोगे तो इसमें भी चार कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन इसमें देखो तीन 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 छह नौ और एक 10, तो ये H10। ओ भाई साहब एक बात बताओ मेरे को, कि चार कार्बन मतलब ब्यूट, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये ब्यूटेन है क्या? ये भी ब्यूटेन है, इसको भी ब्यूटेन कह दूं, ये भी ब्यूटेन है। तो हाँ दोनों के दोनों ब्यूटेन है। और जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, एक ही कंपाउंड के अलग अलग जो फॉर्म होते हैं, कोई भी कंपाउंड है उसके जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, इस देखो फॉर्मूला सेम है, C4H10 इसको भी कह रहा हूँ, C4H10 इसको भी कह रहा हूँ, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ये नॉर्मली मिलता है, नॉर्मल तरीके से, ये ज्यादा नखड़े नहीं कर रहा, इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे मीथेन, इथेन, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को जो हम पढ़ रहे थे, तो हमने ब्यूटेन के इस स्ट्रक्चर को पढ़ा था, ना कि इसको। ये तो अभी अभी दिख रहा है ना हम शकल के रूप में, जो बंदा कह रहा है टकरा करके भाई तेरे को ही देखा है, तो इसको देखा होगा, है ना? दिस इज ऑल्सो ब्यूटेन, बट क्योंकि ये ब्यूटेन जो है यहां से एक CH3 लटक रहा है, तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन, मतलब ओहो दोनों ब्यूटेन है, बस आपने यहाँ पे N लिख दिया और यहाँ पे आइसो लिख दिया, तो ज्यादा चालाक समझा है क्या? हाँ, तो ऐसे जो बंदे से टक्कर हो रही थी ना, उसने किसी को देखा होगा, तो उसकी नोज, आपकी नोज और उसकी नोज सेम होगी, एंड आंखें भी सेम होगी, बस थोड़ा सा चेहरे का रंग हल्का सा डिफर कर रहा होगा, तो क्या रहा होगा, हम शकल है। अब दो कंपाउंड ऐसे जिनका फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ गया थोड़ा सा, तो किसमें डिफरेंस आया? स्ट्रक्चर में, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब ये आइसोमर क्या है यार? आइसोमर कुछ चीज नहीं है, कंपाउंड जो है ना वो सेम होता है। जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन ही बोलेंगे, दोनों ब्यूटेन है, बट प्रॉब्लम ये है कि उनके स्ट्रक्चर अलग हो गए, तो स्ट्रक्चर अलग, तो उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर कह रहे हैं। आइसोमर बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर वाले होते हैं, पोजीशन वाले होते हैं, बहुत सारे होते हैं। 11th क्लास में एक टॉपिक आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पे पूरा डिटेल में समझने वाले हो। जब तक अभी के लिए अपनी क्यूरियोसिटी को बचा करके रखो और इतना ही समझो, एनसीईआरटी कहते हैं चुप रहो, इतना ही सीखो। दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह से पेंटेन का भी आइसोमर होता है, जैसे ये ब्यूटेन के दो आइसोमर्स निकले, वैसे पेंटेन के भी आइसोमर्स होते हैं। तो नंबर 2 पे क्या है हमारे पास? पेंटेन। देखना कैसे आइसोमर्स बनाऊंगा मैं। पेंटेन हमारे पास क्या है? पेंटेन मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के बाद क्या आएगा? पेंटेन। तो पेंटेन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूं मैं? सोचो जरा सोचो, एक दो तीन चार पांच कार्बन हो गए, हाँ ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब इसकी बैलेंसी फुलफिल करने के लिए हम CH3 ऐड कर देंगे, इधर CH2 ऐड कर देंगे, इधर CH2 ऐड कर देंगे, इधर भी CH2 ऐड कर देंगे, और इधर हम ऐड कर देंगे CH3। इसकी बैलेंसी फुलफिल हो गई। ठीक है, एक तो हम ऐसे बना सकते हैं। फॉर्मूला चेक करते चलना, फॉर्मूले को चेंज मत कर देना बेटा, फॉर्मूला चेंज कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्या है? पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C5, एल्केन है तो CnH2n+2, यानी कि 5 दूनी 10 12, तो C5H12, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। अच्छा पेंटेन है तो CH3 CH2, ये इसको चेक करो, इसमें 5 कार्बन है, हाँ है, और 3 3 6 हाइड्रोजन, 7 8 9 10 11 12, हाँ ठीक है। तो यानी कि ये पेंटेन ही है और कुछ नहीं है, यानी कि कुछ और लिख दिया ना। अब देखो सेकेंड नंबर पे जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं उसको ध्यान से देखना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और एक कार्बन यहां लटका दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी को फुलफिल करो, CH3 CH3 वैलेंसी फुलफिल, इसके पास एक हाइड्रोजन की जगह बची हुई है तो लगा दो, फिर इसके पास CH2, इसके पास CH3, ओके वेरी नाइस। अब एक बार चेक करो फॉर्मूले को, तो 4 कार्बन 5 कार्बन और हाइड्रोजन कितने? 3 3 6, 3 3 9 10 11 12, हाँ तो ठीक है, ये फुलफिल, मतलब ये मतलब वेरीफाई हो गया ना कि C5H12 है, और कुछ तो नहीं बना दिया हमने, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं अब हम, तो जो थर्ड है
वो मान लो मैंने ऐसे करा, कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से कार्बन और इधर भी कार्बन। अब सभी के सभी कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कर दो, इस तरह से बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हैं। और कार्बन ऐसे जुड़ सकता है क्या? ऐसे त्रिशूल की तरह, ये मतलब चकोर। हाँ जुड़ सकता है, क्यों नहीं जुड़ सकता? दिस इज CH3। अब देखो सब कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है। एक बार चेक कर लो क्या फॉर्मूला सेटिस्फाई है? C5 और 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, तो हाइड्रोजन 12 C5 H10 H12 है ना, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या है। ये तो नॉर्मल है, नॉर्मली हम ऐसे बनाते थे ना, जब पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते थे तो हम इसको बोलेंगे दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एन पेंटेन। एन मतलब नॉर्मल पेंटेन। अब अगर यहां से एक CH3 लटक रहा है तो इसको हम कहते हैं आइसो पेंटेन। मतलब मैंने, आप एक बार रिकॉल करो कि पिछली वाली वीडियो को मैंने कहां खत्म करा था। पिछली वाली वीडियो को मैंने खत्म करा था जब मैं आपको बता रहा था कि इसका नाम कैसे लिखे। तो मैंने आपको यहाँ पे रोक दिया था कि अगर मान लो यहाँ से ये स्ट्रक्चर लटक रहा है तो इसको नाम क्या बोलेंगे? तो इसका नाम आइसोपेंटेन है। दिस इज आइसोपेंटेन, इसको हम आइसोपेंटेन कहते हैं। अब ये ऐसा लग रहा है एक कार्बन है और चारों के चारों कार्बन ने इसे घेर रखा है, इसको घेर रखा है और घेर 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 के ऐसे घूम रहे, मान लो घूम रहे, ऐसे घूमते नहीं है, मतलब मान लो ये घूम रहे और नाच नाच के कह रहे हैं नियो 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 नियो। तो इसका नाम है नियो, दिस इज नियो पेंटेन, इसको हम कहते हैं नियो पेंटेन। तो यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं, एक नॉर्मल आइसोमर्स नॉर्मल वाला और एक आइसो वाला होता है ना। जबकि इसके कितने होते हैं? पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है। अच्छा एक बात बताओ कि आपने ब्यूटेन से क्यों शुरुआत करी? ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये क्यों नहीं आए? इनकी कोई औकात नहीं है क्या? ये क्यों नहीं आए? तो मीथेन का बनाओ, आप मीथेन का बनाओ ना आइसोमर्स। कैसे बनाओगे? देखो बना करके देखते हैं, मीथेन का आइसोमर्स बन सकता है। क्यों मैं डायरेक्ट ब्यूटेन पे आ गया? देखो बना करके देखते हैं, एक बार बताओ मेरे को, सुनो ध्यान से सुनो। मीथेन मतलब क्या होता है? क्या यार मीथेन की क्या स्ट्रक्चर है? ये देखो CH4। अब मेरे को बताओ यार, इस बंदे के पास एक ही कार्बन है, ये कोई लंबी चेन बन रही है, इसमें से कोई कार्बन लटका सकता हूं ये कोई गोल गोल बन सकता है कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। तो मीथेन के जो है आइसोमर्स पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइसोमर्स, तो मीथेन एक ऑप्शन हुआ तो उस पर करेक्ट मार देना, क्योंकि मीथेन के आइसोमर्स नहीं होते। अच्छा तो इथेन के बना दो, लो बना देता हूँ, इथेन के बना के दिखाता हूं तुम्हें। लो ये देखो, ये है इथेन है ना, ये ना इथेन। फॉर्मूला क्या होता है इथेन का? C2H6। ओके अब एक बात बताओ, ये इथेन है, आपने इसकी चैन बना दी तो आप बोलोगे नॉर्मल इथेन है ना, अगर बोलना चाहो तो। अब तुम ये बताओ मेरे को कि इसकी चैन कहां से लटकाओगे? बोलोगे ऐसे लटका दूंगा, ये जो CH3 है ना, इसको यहां से ऐसे लटका दूंगा मैं, CH3 लटक गया, लो नीचे से लटक। अबे यार तूने क्या करा? कुछ नहीं करा, चैन बन गई क्या ये? बस तूने जो कंपाउंड तूने ऐसे रख रखा था, इस तरह से रखा था, उसको घुमा करके तूने ऐसे रख दिया और कुछ थोड़ी ना करा, तूने इसका मतलब चैन थोड़ा ना लटका दी। तो यानी इथेन के भी आइसोमर्स हो ही नहीं सकते, इथेन के आइसोमर्स इज नॉट पॉसिबल। अच्छा तो प्रोपेन बना दो फिर, प्रोपेन के आइसोमर्स क्या पता पॉसिबल हो तो बना के देख लो प्रोपेन के आइसोमर्स। लो लो बना लो, तसल्ली कर लो अपने दिल की, लो बना के देख लो, लो बनाओ बनाओ ना, बनाओ बनाओ तो ये है हमारा प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन। अच्छा इसमें चेन लटकाओ, कहां से लटकाओगे? आप बोलोगे हम लटकाएगा, कैसे लटकाएगा? ऐसे देखो, ऐसा लटकाएगा हम, यहां से एक चेन लटका देगा हम, ऐसे बन गया। अब फिर कोई गलती कर दी, तू कह रहा तूने चेन लटका दिया, यहां से एक CH3 लटका दिया। तो एक बात बता, बस तूने इस वाले कंपाउंड को ऐसे मोड़ा ही तो है। जब आइसोमर्स बनता है तो नीचे से लटक करके CH3 आना चाहिए ना, है तूने लटकाया थोड़ा ना, तूने बस इसको मोड़ दिया है। अच्छा इसको गोल गोल कैसे बनाएगा? गोल गोल तो बनाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्या इसके तरफ घेर देगा तो सबको? नहीं घेर सकता। तो इसका मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या लाइन है? लाइन ये है कि मीथेन और इथेन एंड प्रोपेन, यहां तक कि प्रोपेन भी, इनके आइसोमर्स आर नॉट पॉसिबल। इनके आइसोमर्स भाई पॉसिबल ही नहीं है, आइसोमर्स बना ही नहीं सकते, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का। मान लो एग्जाम में सवाल है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? ऑप्शन है
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कौन सा आंसर लगाओगे? कमेंट में बताओ कौन सा आंसर लगाओगे। ऐसे बता दो ब्यूटेन है ना, तो ब्यूटेन पे आंसर लगाओ क्योंकि ब्यूटेन का ही तो आइसोमर्स पॉसिबल है। तो आइसोमर समझ आ गया क्या होता है? एक ही कंपाउंड है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ब्यूटेन का फॉर्मूला जो C4H10 ही था, पेंटेन का फॉर्मूला जो C5H12 भी था, फॉर्मूला सेम था, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर थे। उसके स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग थे और उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स का एक अदर एग्जांपल्स भी देखते हैं। अभी हमने एल्केन्स के अंदर देख लिया, अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में भी ऐसा होता है क्या? आइसोमर्स। आइसोमर्स देखो एक चीज मैं बताता हूं, एक होता है आइसोमर्स और एक होता है आइसोमेरिज्म। दो वर्ड है अलग अलग। एक वर्ड है आइसोमर्स, दिस इज आइसोमर, मरना नहीं है, आइसोमेरिज्म। दो वर्ड है अलग अलग, एक आइसोमर्स और एक आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स क्या होता है यार? जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। और जो ये फिनोमेना है, जो ये अलग अलग स्ट्रक्चर होने की जो कैपेबिलिटी है, जो ये फिनोमेना है, जो ये प्रक्रिया है, दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है जबकि आइसोमर्स स्ट्रक्चर है। अब अदर एग्जांपल्स की बात अगर हम करें तो आपको याद होगा कि जो एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड्स 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 मतलब जिसमें अल लगता है, जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड यानी कि जो CHO ग्रुप है। एंड कीटोन्स की बात करते हैं, कीटोन्स, कीटोन्स में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है। हाँ याद है, ठीक है। तो इन दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। जैसे एल्केन का याद करा था CnH2n+2 और एल्कीन का याद करा था CnH2n और एल्काइन का याद करा था CnH2n-2, वैसे ही आपको याद करने के लिए मैंने कहा था कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फॉर्मूला भी याद कर लो जो कि CnH2nO होता है। क्या होता है फॉर्मूला इसका? CnH2nO। दोनों का, एल्डिहाइड का भी और कीटोन का भी, एल्डिहाइड कीटोन दोनों का सेम फॉर्मूला होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने लिया 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ये लिया मैंने CH3, CH2 और CHO। CHO का मतलब समझ रहे हो? दिस इज एल्डिहाइड। अच्छा, तो इसका नाम बता सकते हो मेरे को? एक बार पॉज करके नाम ट्राई करो और बताओ, और अगर चाहें तो कमेंट भी कर सकते हो। ध्यान से देखना, 1 2 3 कार्बन, तो आप इसको बोलोगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोप एन। एल्डिहाइड लगा है तो एल्डिहाइड के लिए अल जो सफिक्स है, सफिक्स यानी बाद में लगता है ना, तो प्रोप एन अल। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इट? इसका नाम है प्रोप एन अल। दिस इज प्रोपेनल, इसको हम प्रोपेनल कहते हैं। एक ही एग्जांपल ले लिया। दूसरा, मान लो मैंने लिया ये CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और ये क्या है? दिस इज कीटोन। और अगर ये कीटोन है तो इसका नाम बता सकते हो क्या है? कीटोन। देखो C, ये वाला ग्रुप दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक ग्रुप है। दिस इज कॉल्ड एज कीटोन, कीटोन ग्रुप है ये। अच्छा, तो इसका नाम बता सकते हो? हाँ, 3 कार्बन तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड तो एन। और क्योंकि इसमें कीट ओन है, कीट ओन, ओन ओन यानी कि ओ एनिमल ओन, ओन लगेगा लास्ट में, तो आप बोलोगे प्रोप एन ओन। क्या नाम है इसका? प्रोप, प्रोप एन ओन। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनोन, इसको हम प्रोपेनोन कहते हैं। अब ध्यान से समझो, दोनों का फॉर्मूला मेरे को बताओ कि फॉर्मूला क्या है। देखो इसका फॉर्मूला C2, सॉरी 3 कार्बन है तो C3, फॉर्मूला हमारा है C3, हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना? 1, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया C3H6O। इसका फॉर्मूला बताओ, 3 कार्बन तो आप बोलोगे C3, हाइड्रोजन कितने? 6, तो आप बोलोगे C3H6, और ऑक्सीजन कितना? 1 अकेला, तो दिस इज C3H6O। ओ भाई, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंट है। तो इसको हम कहते हैं, ये भी आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ये। और अगर ध्यान से देखे, अगर थोड़ा सा डीप में जाए तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर्स। ये क्या बोल दिया? अरे कुछ नहीं यार, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है। क्योंकि जो मैं पीछे आइसोमर्स के एग्जांपल ले रहा था उसमें सिर्फ एल्केन की बात हो रही थी, तो फंक्शनल ग्रुप, उसमें फंक्शनल ग्रुप तो छोड़ दो, उसमें है ही नहीं, एल्केन है, दोनों एल्केन थे, चाहे वो उसमें नॉर्मल ब्यूटेन हो चाहे आइसोब्यूटेन हो। बट यहां पर मैंने क्या करा, ये एल्डिहाइड है वाला और दूसरा कीटोन है, तो इसने फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर दिया। फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला CnH2n वही है,
C3H6O फॉर्मूला ठीक है, कोई दिक्कत ना है, स्ट्रक्चर अलग हो गया और फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गए, तो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर। इसको हम फंक्शनल आइसोमर्स भी कह सकते हो। आप क्या बोलेंगे इसको? हम फंक्शनल आइसोमर। लिख लो, नोट्स में ये चीज नहीं लिखी हुई फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, फंक्शनल आइसोमर्स। बाकी इसके अलावा सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। फंक्शनल आइसोमर, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोलेंगे, नो डाउट बोलते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स मैंने एक एक्स्ट्रा चीज इसलिए बता दी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया इसमें, तो ये चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, पूछा कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो डेफिनेशन लिख दोगे, 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स कौन से होते हैं? एक तो एन ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। तो स्ट्रक्चर बना देना, एक स्ट्रक्चर बनाने के 1 मार्क्स है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में आ रखा है कि ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना। हो सकता है इस बार एग्जाम में पेंटेन का आ जाए, तो पेंटेन का भी सीख लेना। 3 ही तो है यार पेंटेन के, कौन कौन से? एक तो नॉर्मल, एक आइसो और एक नियो। नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तो ये तीनों बनाना आता है आपको, है ना। ये जो कार्बन है ना, इसकी इतनी औकात है कि रिंग के फॉर्म में रह सकता है। रिंग के फॉर्म में स्ट्रक्चर बना था, देखो ध्यान से देखो। पहले स्ट्रक्चर की हम बात करें तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तो ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा बड़े प्यार से, देखो एकदम अच्छे से, बड़े प्यार से। होता नहीं कह के लेते हैं, वो वाली चीज कर रहा है ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, मतलब बड़े प्यार से इसने इसको धोखा दिया है और गोल स्ट्रक्चर बना दिया। और मेरे को एक बात बताओ कि इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो आप इसको बोलोगे प्रोप, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलोगे, तो आप इसको बोलोगे प्रोप एन। बट ध्यान से सुनना, अगर आप प्रोपेन बोलोगे तो आप स्ट्रक्चर में तो सीधी चेन बनाने लग जाओगे। तो ये एक साइक्लिकल है, साइक्लिकल यानी गोल 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 है, तो इसको हम कहते हैं, इसका जो नाम है दैट इज साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है? साइक्लोप्रोपेन। दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन। इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये है हमारा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। यहां पे लिखता हूं नाम, देखो दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। नंबर 2 पे स्ट्रक्चर देखो, कार्बन, एक और कार्बन, एक और, एक और, एक और। अब इसके बाद इससे हाइड्रोजन अटैच कर दो, हाइड्रोजन अटैच कर दो, हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह हाइड्रोजन जोड़ दो। जो भी वैलेंसी बच गई वहां पे जोड़ दो, हर जगह का मतलब हर जगह। और ये देखो इसमें कितने कार्बन है, तो आप बोलोगे 4 कार्बन, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड तो एन, तो बोलोगे आप ब्यूटेन, ब्यूटेन। बट साइक्लो वर्ड लगाना मत भूलना, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। क्यों? क्योंकि रिंग के फॉर्म में ना, और बी स्मॉल, साइक्लोब्यूटेन, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटेन। अब नंबर 3 पे स्ट्रक्चर देखो, ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर होगा, कार्बन, ये इससे अटैच, ये इससे, इधर एक और कार्बन, इधर एक और कार्बन, ये CH2, दिस इज आल्सो CH2, ये भी CH2, ये भी CH2 और ये भी CH2। इसका नाम है साइक्लो मेथड प्रो ब्यूट, ब्यूट तो हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, दिस इज कॉल्ड एज साइक्लोपेंटेन। नंबर 4 पे स्ट्रक्चर देखो, कार्बन, 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 ये CH2, 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 दिस इज आल्सो CH2, दिस इज आल्सो CH2, ठीक है। तो ये हेक्सेन है, बट क्योंकि साइक्लिकल है तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब जो नंबर 5 पे जो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। स्ट्रक्चर क्या है? कार्बन, 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 कार्बन। अच्छा हेक्सेन बना रहे हो? अरे हेक्सेन नहीं बना रहा, ध्यान से देख। यहां पे मैंने लगाया डबल बॉन्ड, एक जगह खाली छोड़ी, फिर लगाया डबल बॉन्ड, यहां पे फिर डबल बॉन्ड नहीं लगाया, यहां पे फिर लगा दिया। इसको हम कहते हैं अल्टरनेट जगह पे डबल बॉन्ड लगाना। डबल बॉन्ड लगाना, नहीं लगाना, लगाना, नहीं लगाना, लगाना, नहीं लगाना, लगाना, नहीं लगाना, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड कहते हैं इसको हम। अब इसकी वैलेंसी कितनी? 3, तो इसके पास एक हाइड्रोजन की जगह। इसकी वैलेंसी कितनी? 3, इसके पास एक हाइड्रोजन की जगह। इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की जगह, इसके पास भी, इसके पास भी जगह, इसके पास भी जगह, इसके पास भी जगह है। ओके, अब देखो ये अल्टरनेट कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें अल्टरनेट, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओगे कि यार इसके अंदर कितने डबल बॉन्ड है? एग्जाम में पूछा गया इसलिए पूछ रहा हूं, कितने डबल बॉन्ड है इसमें?
3 डबल बॉन्ड है, 3 इसके अंदर डबल डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है इसके अंदर 3, और सिंगल बॉन्ड कितने जरा बताओ देख करके, तो आप बोलोगे 1 2 3। और ध्यान से देखो हाइड्रोजन, जब कार्बन हाइड्रोजन से अटैच होगा ऐसे करके इधर अटैच होगा तो सब में ऐसे ही होगा ना, तो सबके पास सिंगल बॉन्ड भी है, इधर सिंगल बॉन्ड 1, इसके पास भी होगा 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गए, 7 8 9, तो इसके अंदर सिंगल बॉन्ड कितने हैं 9, दिस हैविंग 9 सिंगल बॉन्ड। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा देते हैं शॉर्टकट में, ऐसे ये बना दिया, फिर उसके बाद ना बोलेंगे टणंग टुणुंग टणंग। अच्छा, अगर हम ऐसे बनाने की जगह गलती से ऐसे बना करके आ जाते तो एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते क्या? कि मान लो मैंने यहाँ नहीं लगाया डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, भाई तब भी मिलेंगे, बहुत आसान है। ये जब भी दे रखा होगा एग्जाम में इस तरह के स्ट्रक्चर, तो इसका नाम क्या है, इसको कुछ खास, इसका यार जब इसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं, इसके बारे में इतना पढ़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड कितने, डबल बॉन्ड कितने, स्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीज जब देख रहे हैं तो इसका कुछ तो नाम होगा ना खास, कुछ तो खास नाम है इसका। इसका नाम है बेंजीन, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन। इसको हम हेक्सेन मत बोल देना कि हेक्सेन बोलने लग गए तो हेक्सेन है, डबल बॉन्ड ही तो है, हेक्सेन मत बोलना, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन, बेंजीन। और एक बात बताऊं भाई, साइंटिस्ट जो था ना जिसने इसका आविष्कार, मतलब जिसने इसका स्ट्रक्चर बनाया, उस साइंटिस्ट का नाम पता है क्या था? केकुले। ये कैसा नाम है, इससे अच्छा तो मेरा नाम है राजू, है राजू, राजू ने एक स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का नाम है बेंजीन, मेरा नाम कितना अच्छा है। केकुले क्या होता है, देखो केकुले क्या है ना, उसके सपने में आया कि वो सोच रहा था, रिसर्च कर रहा था कि यार ये जो बेंजीन है ये दिखता कैसा होगा, तो वो सोच नहीं पा रहा, तो उसने एक चीज इमेजिन करी अपने अंदर कि ये जो स्ट्रक्चर है ये लग तो रहा है हेक्सेन जैसा, हेक्सेन जैसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर सांप घूम रहा है गोल गोल, और ये जो सांप घूम रहा है गोल गोल ये एक्चुअल में डबल बॉन्ड घूम रहा होता है। हाँ, डबल बॉन्ड घूमते हैं, 11th में पता चलेगा कि डबल बॉन्ड घूमते भी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डबल बॉन्ड का घूमना, और इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ज्यादा डिटेल में चला गया क्या? अबे टेंशन मत लो, इतना समझ लो जो ये चीजें स्क्रीन पे मतलब यहाँ पे लिखी है बस वो चीजें समझ लो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस सुन लो। तो जो डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं उसको हम कहते हैं रेजोनेंस, दैट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है कि इलेक्ट्रॉन, जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है घूमते रहते हैं, टुंग 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 टुंग, पूरे में स्ट्रक्चर में घूमते रहेंगे। तो कैकुले के सपने में ऐसे आया ना कि यार ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा हो सकता है, तो उसने एक सांप को देखा, उसने इमेजिन करा, उसके सपने में आया था ये स्ट्रक्चर, कि उसके सपने में स्ट्रक्चर आया ऐसे सांप, मतलब होता नहीं कि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा था कि यार मैं नहीं कर रहा, चल बहुत कर लिया एक्सपेरिमेंट, हो गया काम तुम्हारा। फिर जब उसको सो गया आराम से तो उसके सपने में एक स्ट्रक्चर आया, ये बेंजीन के बारे में दिन रात सोच रहा था ना, तो इसके माइंड में एक स्ट्रक्चर आया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा भी तो हो सकता है कि एक षटकोण आकार का कमरा है, हेक्सागन, हेक्सागन आकार का एक कमरा है, और उसके अंदर सांप ऐसे ऐसे घूम रहा है गोल गोल। फिर उसने सोचा कि यार ये स्ट्रक्चर बेंजीन का ऐसा हो सकता है मे बी, उसने उसको वेरीफाई करा, एक्सपेरिमेंट करा, माइक्रोस्कोप अलग अलग मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे देखा, बहुत अलग अलग तरीके से देखा, तो उसको पता चला यार ये तो यही है, बेंजीन ही है ये। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है कि जैसे हेक्सागन कमरा है उसके अंदर सांप घूम रहे हैं, और ये सांप कौन है? इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस, इसको रेजोनेंस कहते हैं। तो इस तरह से सोचो सपने में बंदा मतलब पूरे रिसर्च करता गया लेकिन नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन सपने में उसके स्ट्रक्चर आया, तो ड्रीम के अंदर उसके सपने में ये स्ट्रक्चर आया था बेंजीन का, पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर सपने में आया, उसको उसने रियलिटी में वेरीफाई करा, तो यार वो देखा यार सच्ची में तो यही है, जो मेरे सपने में आया स्ट्रक्चर वो यही बन गया, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर उसने सपने में डिस्कवर करा था, क्या कमाल की चीज है, हमसे तो जगते हुए भी डिस्कवरी ना होती है, और ये सपने में डिस्कवरी करते हैं तो इनको इतनी इज्जत देते हैं, भाई बहुत मेहनत कर रहा था ये शुरू से लेकर एंड तक, पता है बहुत लंबी स्टोरी है इसकी, कभी बताऊंगा आगे। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है इसमें कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं कितने डबल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए एग्जाम में होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन आती है, पूछते हैं होमोलोगस सीरीज होती क्या। वैसे आपको मैंने बता रखा, जब भी मैं एल्केन एल्किन एल्केन पढ़ा रहा था मैं, तो मैं बताते चल रहा था कि हर बार CH2 ऐड हो रहा है, यानी कि 14 एटॉमिक मास यूनिट ऐड हो रहा है, तो हर बार जब मेंबर्स में अगले में जा रहे हैं तो CH2 ऐड हो रहा है, ये जो सीरीज बन रही है उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। जैसे एल्केन में सीरीज बन रही है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये जो सीरीज बन रही है होमोलोगस सीरीज। ऐसे ही इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जाम में डेफिनेशन आती है सीरीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स की सीरीज है जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
कि फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो सेम होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ OH लगा रखा है तो इसमें भी OH, इसमें भी OH, ऐसा नहीं कि CHO लगा दो। तो यानी एग्जाम में अगर कोई दो कंपाउंड दे दे और उसके फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दे और वो पूछे कि क्या ये होमोलोगस सीरीज है, तो आप कहोगे नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो चुका है। ना कभी कोई डेफिनेशन अगर नहीं पूछा तो केस बेस्ड स्टडी में पूछ लेते हैं कि रमन ने और सुमन ने दो कंपाउंड लिए, एक का नाम है मीथेनॉल, एक का नाम है मीथेनल, ऐसे करके नाम बोल दिया और फिर उसके बाद बोलने लगे कि बता दो जरा कि ये क्या होमोलोगस सीरीज में आते हैं, तो नहीं आते यार। दो अलग अलग, मीथेनॉल, ओल यानी अल्कोहल, मीथेनल, नल यानी कि एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का है वो, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से आया तो वो होमोलोगस सीरीज नहीं है। लेकिन सेम फंक्शनल ग्रुप से आया तो होमोलोगस सीरीज है। फॉर एग्जांपल देखो, मीथेनल सॉरी मीथेनॉल है ये, और इथेनॉल है, फिर प्रोपेनॉल है। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो, अगले वाले मेंबर पे जा रहे हो, तो CH2 ऐड हो रहा है ना। CH2 ऐड होने का मतलब 14 एटॉमिक मास यूनिट जो है ऐड हो रहा है हर बार। 14U हमेशा ऐड हो रहा है। एटॉमिक मास निकालना आता है ना, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 12 और 2 14, तो 14 हर बार 14 एटॉमिक मास यूनिट ऐड हो रहा है। तो डेफिनेशन एग्जाम में अगर पूछा तो ये लिख के आना, एंड एग्जांपल दे दोगे साथ में तो और मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। फिर अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली 4 तरह के रिएक्शन दिखाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है रिएक्शंस। कौन कौन से 4 रिएक्शंस दिखाते हैं? एक तो ये दिखाते हैं कंबशन रिएक्शन, यानी इसको जला सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाते हैं, और एक ये एडिशन रिएक्शन, और फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन मतलब जुड़ना होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि किसी चीज को रिप्लेस करेगा, तो वो भी हम देखेंगे। तो 4 तरह की रिएक्शंस होती है। अगर हम बात करें कंबशन की, तो कंबशन में क्या होता है, एक बात फिक्स है कि CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा और हीट मिलेगा। और ये एक तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन क्यों है भाई? एक बात बताओ, जलाओगे तो क्या नाइट्रोजन में जलाओगे, क्या हाइड्रोजन में जलाओगे? ऑक्सीजन में ही जलाओगे ना। जब भी जलने की बात हो, जब भी कंबशन की बात हो, तो हम ऑक्सीजन में जलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कार्बन लिया, कार्बन को मैंने जलाया ऑक्सीजन में, तो मुझे क्या मिलता है? CO2 प्लस में क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए? CO2, वाटर और हीट मिलना चाहिए। बट एक बात बताओ, जब यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है तो यहाँ पे वाटर कहाँ से आएगा? तो इधर वाटर नहीं आएगा, तो यहाँ पे CO2 और हीट निकलेगा। इनफैक्ट लाइट भी निकलेगी थोड़ी थोड़ी। लाइट मतलब हीट के साथ जो मतलब जो जलने पे एक मतलब ज्वाला नहीं निकलती, उसको लाइट कह रहे हैं एक तरह से ये। फिर अगर मैं एग्जांपल लूं सेकंड नंबर पे, मान लो मैंने लिया मीथेन का एग्जांपल, और मीथेन क्या है? इसको हम बोलते हैं फ्यूल। फ्यूल का एग्जांपल तो अगर आपको याद हो तो जो चैप्टर 1 है हमने उसमें पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एग्जांपल में देखा था, या फिर एडिशन के एग्जांपल में तो ये वाला देखा था हमने। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हीट निकलती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, तो उसमें हमने इसका एग्जांपल भी पढ़ा हुआ था, और किसी किसी एग्जाम में ये ऑलरेडी आ रखा है। तो CH4 प्लस में O2, तो इसको जलाएंगे तो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है, तो 3 चीज इसकी फिक्स है। ये 3 चीज तो देगा, CO2 देगा, वाटर देगा और हीट देगा, ये फिक्स है। लाइट भी देगा, वो लाइट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हीट निकल रही, कुछ चीज जल रही तो लाइट तो दिखेगी उसमें, है ना। थर्ड नंबर पे मान लो आप कुछ भी ले लो, कितनी बड़ी चैन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपका मन किया, आपने ले लिया CH3 CH2OH, ये क्या है? इथेनॉल। आपने इथेनॉल ले लिया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने लगे, तब भी यही निकलेगा भाई, तब भी यही निकलेगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज चेंज हो जाएगी, हीट निकलेगा तब भी और लाइट निकलेगी। तो एक बात फिक्स है, अगर आप कार्बन हाइड्रोकार्बन ले रहे हो, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ये जो रिएक्शंस है ना, ये हम हाइड्रोकार्बन की ही देखने वाले हैं सारी की सारी। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 H2 और हीट एंड लाइट दे रहा है। इधर भी देखो, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 हीट एंड वाटर दे रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि रिएक्शन जो है कंबशन रिएक्शन में किस तरह से होता है। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलता है ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस पता है? सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड हो सिर्फ, जिसमें जब ऐसे कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब वो जलाते हैं, उसको हम जलाते हैं ना, तो एकदम क्लीन फ्लेम निकलता है, एकदम साफ जो ज्वाला निकलती है, एकदम साफ निकलती है उसके अंदर से। एंड अगर मान लो किसी ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाया, तो येलो कलर की पीली पीली फ्लेम निकलती है। और होता यह है कि उसके अराउंड जो बर्तन है, मान लो कोई बर्तन है और आप क्या कर रहे हो, उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को उससे जला रहे हो, और अगर ऐसा आप कुछ जला रहे हो तो वो पीले रंग की उसमें से आग निकलेगी, पीले रंग की आग होगी पहली बात तो।
एंड दूसरी बात ये देखो, एक बात बताओ, जो क्लीन वाली फ्यूल है ना एकदम साफ, ये नीले रंग की होती है, दिस इज नीले, ये नीले कलर की होती है। जबकि अगर पीले रंग की होगी ना, और होता क्या है उसमें साइड साइड में काले काले धब्बे भी होते हैं। काले काले मतलब आपने देखा नहीं कि जैसे मान लो पीले रंग का आग निकल रहा है तो उसके साइड से काले रंग का धुआं सा बन रहा होता है, तो उसी को हम कहते हैं ब्लैक शूटी फ्लेम। ब्लैक कलर का फ्लेम साइड साइड में उसके होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई बर्तन, किसी बर्तन को आप जला रहे हो, मतलब किसी बर्तन के नीचे अगर उसको गर्म कर रहे हो, उसी ज्वाला से गर्म कर रहे हो, तो वो क्या होगा, काला हो जाएगा, बर्तन काला हो जाएगा। ठीक है, तो येलो फ्लेम होता है, इसे ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है, काला धुआं निकल रहा होता है। सूटी डिपॉजिट ऑन मेटल, मेटल अगर मेटल गर्म कर रहे होगे तो उसके ऊपर सूटी डिपॉजिट, सूटी यानी कि ब्लैक रंग का डिपॉजिट आ जाएगा। एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में रखा है, इसको याद रखना। कैम्फर, वो ना कैम्फर और नेप्थलीन को जला करके देख रहे हैं, जब उसको जला रहे हैं तो वहां से काले रंग का धुआं निकल रहा है, मतलब है तो वो येलो रंग का बट काला साइड साइड से है, तो इसलिए काले रंग का कह रहे हैं उसको हम। होता है देखो पीले रंग का, वो जो ज्वाला उसकी फ्लेम होती है और ऊपर से काला काला ऐसे निकल रहा होता है पूरे में धुआं, तो उसी की बात हो रही है। वो किसमें होता है, अनसैचुरेटेड वाले में होता है। आप सिर्फ ये वाला याद रखो कि सैचुरेटेड वाले में नीले रंग का साफ साफ ज्वाला साफ निकल रहा होता है, एकदम साफ साफ बिल्कुल पीले सॉरी नीले रंग का ज्वाला निकल रहा होता है हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब एक एक्टिविटी एनसीईआरटी में देखिए 4.4 पे, उसमें क्या करते हैं, वो कंबशन करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, यानी इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं। मतलब कोई कंपाउंड है उसको पूरा पूरा नहीं जलाते, आधा अधूरा जलाते हैं। आधा अधूरा जब जलाते हैं उसको, तो लिमिटेड एयर सप्लाई में जला रहे हैं उसको, मतलब एयर तो दे रहे हैं, ऑक्सीजन तो दे रहे हैं, बट उतना नहीं दे रहे जितना चाहिए। मान लो उसको ऑक्सीजन चाहिए 5 ml, बट हम 5 ml नहीं दे रहे, हम उसको 2 ml दे के छोड़ दे रहे हैं, लिमिटेड ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी ऑक्सीजन कम दे रहे हैं। लिमिटेड यानी ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की अगर कमी है तो इस केस में येलो रंग का फ्लेम प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल अनसैचुरेटेड जैसा, है ना। और याद रखना कि देखो जब कंबशन पूरा करते हो तो आपको CO2, H2O, हीट और साथ में थोड़ी सी लाइट निकल रही होती है एकदम प्योर तरीके से। लेकिन जब आप इनकम्प्लीट कंबशन करते हो तो आपको वाटर मिलता है, CO2 की जगह आपको सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है ना, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या है, कार्बन। तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कौन से 3 चीज मिलेगी, वाटर मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और कार्बन मिलेगा। और ब्लैक कार्बन शूट मिलता है। ब्लैक कार्बन शूट मतलब वही वही काले रंग का जो धुआं है उसको ब्लैक कार्बन शूट कहा जाता है। नंबर 2 पे जो केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन है हमारी, वो है ऑक्सीडेशन, कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लो इथेनॉल है, तो इथेनॉल ना ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करने का मतलब ऑक्सीजन ऐड करना। तो देखो इथेनॉल का फॉर्मूला CH3 था, CH3 CH2 और OH लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, जो ये CH2 देखो CH2OH है यहाँ पे, तो ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, मैं कंपाउंड बनाना सिखा रहा हूँ। ये कार्बन है तो H2 को हटा दिया, H2 कैसे जुड़ा होगा सोचो, जरा सोचो। H2 ऐसे जुड़ा होगा ना, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, थोड़ी देर के लिए दोनों हाइड्रोजन को एक तरफ लेके आ जाओ, इस दोनों हाइड्रोजन को एक तरफ, तो ऐसे जुड़ा होगा। तो ये है यही चीज। अभी देखना ध्यान से, मैं आपको कंपाउंड बनाना सिखा रहा हूँ, इससे रिएक्शंस आपको याद हो जाएगी। जैसे ये इथेनॉल है, जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया, सब कुछ याद कराऊंगा, टेंशन मतलब ये सब देख के डरो मत। इथेनॉल है, इथेनॉल, अब ये यहाँ पे भी इथेनॉल ही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, मैं प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ। इथेनॉल से मैंने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को हटाया और ये जो 2 दिख रहा है ना यहाँ पे डबल बॉन्ड करके O लगाया, तो ये क्या है, CH3COOH है क्या, ये CH3COOH है। इसको मैं एक ऐसे करके लिख देता हूं, दिस इज CH3COOH। अच्छा, COOH का मतलब ओइक एसिड है ना, और 2 कार्बन है तो एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इथेनोइक एसिड है इसका मतलब ये, दिस इज इथेनोइक एसिड। नाम लिखना ऑलरेडी मैंने सिखाया कैसे लिखते हैं, इथेनोइक एसिड। तो ये इथेनोइक एसिड हमारा आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब मैं इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करता हूं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना, और ऑक्सीजन कैसे ऐड किया, ये 2 हाइड्रोजन को उड़ा दिया और ऑक्सीजन एक डाल दिया। जब भी 2 हाइड्रोजन हटता है ना तो एक ऑक्सीजन ऐड होता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 हट रहे लेकिन ऑक्सीजन कहता है कि मुझे तो 2 बॉन्ड चाहिए। ऑक्सीजन बड़ा वो है, मतलब कहता है कि मुझे तो भाई 2 बॉन्ड चाहिए, मैं एक से काम नहीं बनता मेरा, एक मैं एक नहीं, एक बॉन्ड नहीं लेने वाला, मैं 2 बॉन्ड लूंगा। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड लेने के चक्कर में 2 हाइड्रोजन को हटा देता है, और हाइड्रोजन का हटना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना इज ऑक्सीडेशन। बट समझ ये नहीं आता कि यार इसको ऑक्सीडाइज कौन कराएगा।
तो ऑक्सीडाइज कराने के लिए हम दो चीजों का यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक का कर लेना। पहली जो चीज है इसका हम यूज कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एल्कलाइन KMnO4। अब ये क्या है? अरे कुछ नहीं, KMnO4 है, एक कंपाउंड होता है, केमिस्ट्री लैब में रखा होता है, साइंस लैब में, या फिर वो रखा होता है KMnO4, और वो एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन अगर वो एल्कलाइन फॉर्म में है, एल्कलाइन समझते हो? एल्कलाइन क्या होता है? ऐसा बेस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो, उसके हम एल्कलाइन कहते हैं। वो एल्कलाइन है या एल्कली है, एल्कलाइन बात हुई है, एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो KMnO4 जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है ये पर्पल रंग का होता है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, होता ये है ना कि जैसे मान लो मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब में मैंने रख रखा है अपने, जो टेस्ट ट्यूब है मेरा, इसके अंदर मैंने रख रखा है एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 रखा हुआ है मैंने, और ये होता है पर्पल रंग का, पर्पल, दिस इज पर्पल कलर। तो अगर मान लो मैंने इसमें से ऊपर से ड्रॉप करके इसके अंदर वो डाला, इथेनॉल डाला, मैंने इसके अंदर डाला इथेनॉल, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर जब इथेनॉल डालता हूं तो होता है क्या, जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर, गायब हो जाएगा, पर्पल कलर गायब हो जाएगा। पर्पल कलर गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो इथेनॉल KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 है प्लस हीट थोड़ी मोड़ी चाहिए होती है, ठीक है। या फिर आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमियम है ना तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। देखो इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, नाम लिख रखा है मैंने अलग से, ठीक है, और इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एल्कलाइन KMnO4 जब यूज करते हैं वो पर्पल रंग का होता है, उसके अंदर मैं अगर इथेनॉल डालूं तो पर्पल कलर जो है ना वो गायब हो जाएगा। गायब क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो बन जाएगा इथेनोइक एसिड, वो बन जाएगा इथेनोइक एसिड जो कि कलरलेस है, ठीक है। अब एग्जाम में एक और सवाल आता है कि मान लो और पर्पल कलर डालते गए डालते गए डालते गए, मतलब मेरे पास, इसको मैं उल्टा भी तो कर सकता हूँ, ध्यान से सोचना, उल्टा भी तो कर सकता हूँ, कैसे? ध्यान से सोचना। मान लो मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया इथेनॉल, ठीक है, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी समझा रहा हूँ मैं। इथेनॉल है और इसके अंदर मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद बूंद करके मैंने एल्कलाइन KMnO4 डाला है, ठीक है। तो एल्कलाइन KMnO4 इसमें जाएगा तो अभी भी पर्पल रंग का ही रहेगा, पर थोड़ी देर बाद जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो इथेनॉल तो गायब हो जाएगा ना, क्योंकि सारे के सारे इथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड बन जाएंगे। वो अब इथेनॉल नाम की कोई चीज यहाँ पर रहेगी नहीं, क्योंकि एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट कर गया तो अब हमारे पास सिर्फ इथेनोइक एसिड ही होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? इथेनोइक एसिड, क्योंकि इथेनॉल जो है अब इथेनोइक एसिड बन चुका है। अब इथेनोइक एसिड में आप क्या कर रहे हो? एल्कलाइन KMnO4 और डाल रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। देखो शुरू से स्टार्टिंग, पहले इथेनॉल रखा हुआ था, तो आप एल्कलाइन KMnO4 डाल रहे हो पर्पल रंग का, तो वो कलरलेस हो गया। कलरलेस क्यों हो गया? क्योंकि अब जो इथेनॉल है वो इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब मेरे को ये बताओ टेस्ट ट्यूब में क्या है? इथेनॉल तो अब है ही नहीं, क्योंकि इथेनॉल तो भाई सारे के सारे इथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड बन गए हैं। तो अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बचा? इथेनोइक एसिड बचा। और आप अब क्या कर रहे हो? ऊपर से पर्पल रंग का जो वो KMnO4 है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जा रहे हो। तो अब मेरे को बताओ क्या पर्पल कलर गायब होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इथेनॉल था ना अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर जब इथेनॉल था, उसकी वजह से पर्पल कलर गायब हो रहा था और कलरलेस बन जा रहा था, जो कि इथेनोइक एसिड है। बट इथेनोइक एसिड जो है अब वो टेस्ट ट्यूब में, सिर्फ इथेनोइक एसिड टेस्ट ट्यूब में, अब इसमें आप KMnO4 को डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, तो पर्पल कलर गायब हो जाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या? पर्पल कलर रहेगा ना, रहेगा ना पर्पल कलर। तो पर्पल कलर यहाँ पे रहता है जब इथेनोइक एसिड, तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी, मतलब हम ना जब हम KMnO4 को इथेनॉल में डालते हैं तब क्या होता है? तो कुछ नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा। जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 एल्कलाइन वाला, वो कलरलेस हो जाएगा पर्पल से। बट थोड़ी देर बाद क्या आएगा? वो पूछते हैं सवाल, व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम। तो सम टाइम, थोड़ी देर के बाद पता है क्या होगा? वो पर्पल है तो पर्पल ही रहेगा, मतलब पर्पल कलर विल नॉट गायब, वो पर्पल कलर गायब ही नहीं होने वाला, डिसअपियर नहीं होगा पर्पल कलर। तो यही चीज यहाँ लिखिए, देखो, ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, अगर आप एक्सेस ज्यादा एल्कलाइन KMnO4 डाले जा रहे हैं, सवाल ऐसे पूछेंगे, व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड एक्सेस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, तो ज्यादा ऐड करोगे तो पर्पल कलर जो है वो गायब नहीं होने वाला, क्योंकि इथेनॉल अब बचा ही नहीं है, वो तो सारे के सारे इथेनोइक एसिड बन चुका है, अब बचा ही नहीं इथेनॉल। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसमें इथेनोइक एसिड अब सारे के सारे आ गए, तो अब पर्पल कलर गायब नहीं होने वाला, वो रहेगा, अभी भी रहेगा पर्पल कलर, ठीक है। बाकी इनका नाम मैंने लिख दिया, पर्पल कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर हो जाएगा और कलरलेस हो जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा सारा का सारा। मतलब अगर इथेनॉल है, शुरू में स्टार्टिंग में इथेनॉल था,
तो इथेनॉल की वजह से क्या हुआ कि वो पर्पल कलर गायब हो गया, उसने पर्पल कलर को गायब करके कलरलेस बना दिया। लेकिन अब वो सारे के सारे इथेनोइक एसिड बन चुके हैं और आप ऊपर से और पर्पल कलर डाले जा रहे हो, KMnO4 पर्पल रंग का डाले जा रहे हो, तो वो पर्पल कलर अब गायब नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इथेनॉल होता है ना जो गायब करता है, अब तो इथेनोइक एसिड ही बचा है, तो यानी कि पर्पल कलर विल नॉट डिसअपियर। यार एग्जाम का क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल की रिएक्शंस में अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट यूज करते हैं और दो हाइड्रोजन को उड़ा करके एक ऑक्सीजन आ जाता है, तो CH3COH इथेनोइक एसिड बन जाता है। इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। फॉर्मूला याद आ रहा है? एसिड बेस साल्ट में पढ़ा था, एसिटिक एसिड। यहाँ तक कि केमिकल रिएक्शन में भी हम देख रहे थे इसको कभी कभी, तो एसिटिक एसिड है इथेनोइक एसिड। तो हमें सारी चीज समझ आ चुकी है और ये एक्टिविटी भी समझ आ गई कि थोड़ी देर बाद क्या है, पर्पल कलर गायब नहीं होने वाला। नंबर 3 पे जो रिएक्शन है दैट इज एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और उसको सैचुरेटेड बना देते हैं। यानी अगर मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, समझते हो क्या होता है, दैट इज मान लो अगर डबल बॉन्ड जैसा कुछ प्रेजेंट है मेरे पास, तो उसमें मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा। जब मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ये टूट गया बॉन्ड और एक हाइड्रोजन इधर आ गया। तो जब अभी तो ये डबल बॉन्ड है यहाँ, ठीक है, हाइड्रोजन अगर मैं इसमें ऐड करूं तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये फिर ऐसा दिखने लगेगा, इधर हाइड्रोजन आ गया, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये अनसैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और ये सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दिस इज सैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड इज सैचुरेटेड, ये चीज पता है। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, एडिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि इनमें से क्या करे, एडिशन, कंबसन, सब्स्टिट्यूशन, क्या चीज करे कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। तो करना कुछ नहीं है, आपको हाइड्रोजन से रिएक्शंस करा देनी है इसकी, और साथ में आपको या तो पैलिडियम ले लेना है, पैलिडियम एक मतलब मेटल है, और निकल ले लेना है, या फिर इन दोनों में से कोई सा भी ले लो, या तो पैलेडियम ले लो या निकल ले लो। और ये जो दोनों चीज है ना, इसको क्यों यूज कर रहे हैं बताओ। देखो रिएक्शन तो ऐसे भी हो जाएगी कि अनसैचुरेटेड में हाइड्रोजन जोड़ दो तो सैचुरेटेड बन जाएगा, रिएक्शन तो हो जाएगी, बट टाइम बहुत लगने वाला है। लेकिन हमें ये रिएक्शन फटाफट करानी है, तो फटाफट कराने के लिए हमें ना कोई ऐसा बनना चाहिए जो उसकी स्पीड बढ़ा दे, रिएक्शंस की स्पीड। मान लो रिएक्शन ऐसे हो रही है तो इस तरह से, तो उस रिएक्शन की स्पीड अगर बढ़वानी है तो हम क्या करेंगे, पैलेडियम या निकल डाल देंगे उस रिएक्शन के अंदर, उसमें तो क्या होगा, इसकी स्पीड एक से बढ़ जाएगी, यानी कि अनसैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड बन जाएगा ऐसे करके सुई, तो वो रिएक्शन एकदम कंप्लीट फटाफट जल्दी हो जाएगी। तो ये जो पैलेडियम है और निकल है ना, जिसने रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाया उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। देखो पहली बात तो ये समझो कि इसने रिएक्शन को छेड़ा नहीं है, बस इसने रिएक्शन की स्पीड बढ़ाई है, या फिर ये रिएक्शन की स्पीड को कम करता है, कैटलिस्ट कहते हैं इसको। जो ऐसे मेटल जो रिएक्शन की स्पीड को या तो कम करे या ज्यादा करे, या इसका मतलब रिएक्शंस की रेट, स्पीड या रेट बात सेम है, रिएक्शंस की रेट को चेंज कर दे, ऐसे केमिकल, ऐसे कंपाउंड, ऐसे मेटल, कुछ भी हो, कोई सा भी केमिकल ऐसा हो जो रिएक्शंस की रेट को चेंज कर दे, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। सब्सटेंस जो कॉज करता है रिएक्शन को अक्कर डिफरेंट रेट इन द सेंस कि या तो कम कर दे या फिर ज्यादा, मतलब कम कर दिया, या फिर रिएक्शंस को स्लो कर दिया, या फिर फास्ट कर दिया, और रिएक्शंस को ये इफेक्ट नहीं करेगा। ये चीज याद रखना है कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शंस को अल्टर नहीं करता, अल्टर यानी इफेक्ट नहीं करता, रिएक्शंस को नुकसान या फिर ऐसा नहीं करेगा कि रिएक्शन ही पूरी चेंज कर दी, पता चला कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पे डायनासोर मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन चेंज नहीं होने वाले, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड ही मिलेगा, बस शर्त ये है कि वो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी थोड़ी सी, तो अच्छी बात है ना, फास्ट हो गई तो फिर हम जल्दी से रिएक्शंस कर सकते हैं। और बाकी डिफरेंट रेट कर दिया क्योंकि स्पीड बढ़ा दी इसने हमारी, तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा जाता है। अब ये तो मैंने बताया कि रिएक्शंस एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में इन्होंने दे रखी है, उसको याद कर लेते हैं। तो ये रिएक्शंस कैसी होती है ध्यान से देखो, जैसे मान लो मेरे पास सब सी डबल बॉन्ड ये है, सी डबल बॉन्ड सी, तो यहाँ से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको मैं आर बोल देता हूँ, यहाँ से भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको मैं आर बोल देता हूँ। आर कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी चीज अगर इससे जुड़ा हुआ है, मान लो CH3 से बहुत लंबी चेन को जुड़ी हुई है, वो भी आर में आ जाएगी। तो आर मतलब कुछ भी जुड़ा हो सकता है, फिर कार्बन CH3 C2H5 कुछ भी कहीं भी जुड़ा हो सकता है। तो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड अगर होगा तो हम इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को शॉर्टकट में कभी कभी HCs लिखते हैं, HCs मतलब हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब
जो हम घरों में वेजिटेबल ऑयल्स यूज करते हैं ना, वेजिटेबल ऑयल्स खाने में, जैसे सरसों का तेल वगैरह हो गया, मस्टर्ड ऑयल वगैरह, जो वेजिटेबल ऑयल्स सब्जी में डालने वाला जो तेल हम यूज करते हैं वो अनसैचुरेटेड होता है, दैट इज अनसैचुरेटेड। तो इसका एग्जांपल क्या है, वेजिटेबल ऑयल। अब वेजिटेबल ऑयल में हम क्या करेंगे, वेजिटेबल ऑयल्स में इसमें मैं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, निकल कैटालिस्ट, निकल एक मेटल है, एक कैटालिस्ट है जो कि रिएक्शंस को फास्ट कर देगा, उसकी प्रेजेंस में मैं क्या करने वाला हूं, हाइड्रोजन तो जोड़ूंगा ही, और हाइड्रोजन का जुड़ना, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। जैसे ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोजनएशन, हाइड्रोजनएशन, हाइड्रोजिनेशन, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है हाइड्रोजिनेशन, ये हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन है। एग्जाम में सवाल आता है कि हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या दे दो, हाइड्रोजनेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में करोगे तो होता कुछ नहीं, डबल बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन मिल जाता है हमें इस तरह से, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन जुड़ गया, बाकी यहाँ पे आर ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हमने नहीं छेड़ा है, ठीक है, बस डबल बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोजन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, है ना, अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या हम इसको सैचुरेटेड बोलेंगे, हाँ हम इसको बोलेंगे सैचुरेटेड। तो यार देखो वेजिटेबल ऑयल्स कहाँ पाए जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल क्या प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, हाँ, तो प्लांट के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड ना मतलब फैट होता है ना, फैट, फैट जिससे बना होता है फैट, उसको हम कहते हैं फैट, छोटे छोटे यूनिट से बना है तो उसको हम फैटी एसिड कहते हैं। और अगर उसमें जो हाइड्रोकार्बन है उसके अंदर अगर अनसैचुरेटेड होगा तो उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो फैट है, फैट मॉलिक्यूल होता है, फैट मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा, उसको हम फैटी एसिड कहते हैं। और फैटी एसिड के अंदर कार्बन की चेन होती है, कार्बन की चेन फैटी एसिड के अंदर होती है। जब मैं सॉप्स और डिटर्जेंट पढ़ाऊंगा ना तो और स्ट्रक्चर समझ आएगा अच्छे से। तो फैटी एसिड के अंदर कार्बन की चेन दो तरह की हो सकती है, या तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाली सारी की सारी, या फिर डबल बॉन्ड अगर एक भी आ जाए तो अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड वाली होती है प्लांट्स के अंदर, वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लांट्स के अंदर होती है। जबकि सैचुरेटेड की बात करें, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं इसको हम, सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो ये फैटी एसिड नहीं है, ये तो हाइड्रोकार्बन है। मैं ये बता रहा हूं कि फैटी एसिड जो सैचुरेटेड वाला होता है उसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सैचुरेटेड वाले, क्योंकि नाम है सैचुरेटेड तो सारे सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। और ये पाया जाता है एनिमल्स के अंदर, दिस इज फाउंड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। तो ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन का यूज कहाँ करते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स या फिर मार्गरीन की रिएक्शंस कराने में, मार्गरीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम यहां से यहां पहुंचे, इस रिएक्शन में यहां से यहां पहुंचे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजिनेशन करा करके हम सैचुरेटेड में गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका यूज हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसका हाइड्रोजिनेशन में यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन का। कौन सी, एडिशन रिएक्शन का यूज हम किस में कर रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर वेजिटेबल ऑयल्स बोलो, उसका हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हैं। तो रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। लास्ट जो हमारी रिएक्शन दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब ये होता है कि कोई किसी चीज को हटाएगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ऐसा नहीं होता। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये होता है कि एक चीज को हटा दिया उसकी जगह कोई और आ गया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो होता क्या है, ये रिएक्शंस के अंदर से मान लो मेरे पास है CH4, CH4 क्या होता है, मीथेन, तो दिस इज मीथेन। तो मैं क्या करूंगा ना, मीथेन की जो रिएक्शन है वो क्लोरीन गैस से कराऊंगा। तो होता ही है क्लोरीन गैस, देखना ध्यान से समझना, क्लोरीन गैस को थोड़ा खोल करके लिखते हैं Cl, ठीक है, इस तरह से, और इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूं। मान लो मैंने लिखा CH3 और एक हाइड्रोजन इधर दिखा दिया मैंने, मैं मतलब दिखाने के लिए इस तरह से है, वैसे ये है CH4 लेकिन मैं एक हाइड्रोजन को अलग दिखा रहा हूं। फिर होता क्या है, देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये बोलता है मैं तेरे साथ जाऊंगा, तो क्लोरीन बोलता है मैं इसके पास आऊंगा। तो होता है इस तरह से ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे हमें जरूरत होती है सनलाइट की, हमें यहाँ पे सनलाइट की नीड होती है, बिना सनलाइट के रिएक्शन नहीं हो सकती, सनलाइट तो चाहिए ही कम से कम, सनलाइट होगी तभी ये रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूशन वाली। तो ये H यहाँ गया तो ये बन गया HCl, ठीक है, और ये Cl यहाँ आ गया तो ये बन गया CH3Cl। इसका नाम क्या है, मीथेन है ये, लेकिन क्लोरीन भी लग गया इसके अंदर,
तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोमीथेन। और ये तो आपको पता ही है हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल सकते हो, है ना। तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ध्यान से सुनो, जो बंदे सीधे साधे होते हैं, सीधे साधे, साथ से सैचुरेटेड, साथ से सिंगल बॉन्ड, साथ से सीधे सीधा, मतलब सीधे साधे जो बंदे होते हैं वो इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते कि मतलब सोचो उसको कुछ बोल रहे हो उल्टा तो वो रिएक्शन करने लग जाए, ऐसा नहीं है ना। तो जो सैचुरेटेड जो है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अब इसको ना अगर आपको डीप में समझना है तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम समझने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास इन द सेंस 11th, ना कि अगली वाली क्लास में। आपको ये पता होना चाहिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेस रिएक्टिव क्यों होता है, चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ, 11th छोड़ो, अभी कर देता हूँ एक्सप्लेन। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, ये मान लो मैंने लिया एग्जांपल यहाँ पे इथेन का, दिस इज इथेन, तो मैं इथेन का एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लो ये इथेन है, ये सैचुरेटेड है, दिस इज सैचुरेटेड, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अनसैचुरेटेड का, इधर ये अनसैचुरेटेड है, इसका क्या नाम है, ये है इथीन। ध्यान से सुनना आप मेरी बात, एक बात देखो ध्यान से, जब बॉन्ड जब बनेगा, रिएक्शन करने का मतलब क्या है, ये अनसैचुरेटेड है, रिएक्शंस करने का मतलब क्या है कि बॉन्ड को तोड़ेगा तभी तो रिएक्शंस करेगा, नहीं तो फिर कैसे करेगा। तो एक बात मेरे को बताओ यार, इसके अंदर तो एक ही बॉन्ड है, तो अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है, मान लो घूमते घामते कोई बंदा बाहर से आ रहा है, वो कह रहा है मैं आऊंगा, हाइड्रोजन कह रहा है, H2 कह रहा है मैं इसके अंदर आकर के रहूंगा, यहाँ पे मैं एक बॉन्ड बना लूंगा, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए भाई, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही उसने इस बॉन्ड को तोड़ा तो अब हाइड्रोजन मान लो यहाँ जुड़ा और यहाँ जुड़ा, तो ये क्या दो अलग अलग मीथेन बन गया क्या, ऐसे थोड़ी ना करना यार, एक कंपाउंड से दो कंपाउंड कैसे बना दिया है, एडिशन करके दो कंपाउंड कैसे बना दिए, ऐसे नहीं बना सकते हम, इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो वो टूट करके पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, मतलब आप ऐसे सोचो ना कि एक बंदा ये है एक ये है, तो इन दोनों की दोस्ती तगड़ी है, अभी इन दोनों का बंधन है, अच्छा खासा बॉन्ड है, दूसरा वाला लेकिन बाहर से आ रहा है, तो इन दोनों को अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ रही है, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं करना है, अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ना। दूसरा बंदा सामने अंदर आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी दोस्ती को तोड़ना नहीं है। तो फिर यहाँ पे देखो अब ध्यान से, मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आना चाह रहा है, कह रहा है मैं तो यहाँ एंटर करूंगा, तो कहेंगे कोई बात नहीं, आजा ले ले एक बॉन्ड तू यहाँ से ले ले, रख ले और इधर से रख ले, और इस वजह से क्या होगा ना कि हमारा जो रिश्ता वो भी कायम है और तू नया भी एंटर कर गया हमारे अंदर, हमारे कमरे हमारी फैमिली में तू भी आ गया है, और हमारा खुद का बॉन्ड भी अभी जुड़ा हुआ है, हमारा खुद का बॉन्ड भी है। तो एक बात बताओ मेरे को, ये सैचुरेटेड था, क्या ये रिएक्शन करा हाइड्रोजन से जल्दी, नहीं करा, तो ये इसीलिए हम इसको कहते हैं लेस रिएक्टिव, दिस इज लेस रिएक्टिव। तो जो ये सैचुरेटेड वाला हाइड्रोकार्बन होता है दिस इज लेस रिएक्टिव एट ऑल, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, और यहीं पे सारी की सारी रिएक्शन जो हमारी खत्म होती है। बाकी अगले वाले एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम इथेनॉल को देखेंगे, हम इथेनोइक एसिड को अच्छे से समझेंगे, और हम ये देखेंगे कि यार ये जो सोप है और डिटर्जेंट है ये काम किस तरह से करता है, क्योंकि हर साल एग्जाम में एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शंस के नाम आएंगे हम, तो उसको हम देखने वाले नेक्स्ट वाले एपिसोड में, और प्रोबेबली वो लास्ट एपिसोड होने वाला है कार्बन चैप्टर का। बाकी अगर आपको इसके बाकी के एपिसोड देखने तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको मेटल नॉन मेटल देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, या आप इन वाले प्लेस पे क्लिक करोगे, मैं आपको बोलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए, एंड डीपीपी सॉल्व करना वेरी इंपॉर्टेंट।